जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरंभ में। मैं ज्योति। तो जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी 2023। ओके, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले फरवरी का मंथ गुजरा है, तो उस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं विथ थीम, हम लोग सारे इस डे को और इसके थीम को इस वीडियो में देखेंगे। और सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, इनफैक्ट डेज पूछे जाते हैं, उससे उसकी थीम पूछी जाती है। एंड ये कंफर्म है कि ये पूछा जाता है। अगर डेज नहीं पूछे जाएंगे तो थीम, या तो फिर डेज पूछे जाते हैं। सारे एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम एसएससी है, रेलवे है या फिर बैंकिंग के लिए है, ये पूछा जाता है। तो इस वीडियो से आपके 2 नंबर तो कंफर्म बनने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। स्टार्टिंग जीके भी इसमें कंप्लीट कराऊंगी, हर चीज़ को लिंक करते हुए आगे चीज़ें बताऊंगी। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, काफ़ी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों तक, और मेरी हेल्प करिए कि मैं अपना टारगेट फर्स्ट 1000 का कंप्लीट कर सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, फर्स्ट जो है वो है 1 फरवरी। ओके, इस दिन सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे, इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे। ठीक है, तो अभी इससे हम लोग एक चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं कि जितने भी डिफेंस के डे होते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे। ठीक है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इंडियन आर्मी डे। इसके भी जो हेड है वो है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, जनरल मनोज पांडे जी भी हमारे इंडियन आर्मी के हेड है। 15 जनवरी पे सेलिब्रेट करते हैं। आपको ऊपर एक आइकन दिख रहा होगा, तो उस आइकन में मैंने जितने भी जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, मैंने सारे विद थीम बताएं। तो आप उस वीडियो को, उस आइकन को क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं विद थीम मैंने उस वीडियो में दिखाए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। ठीक है, एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके हेड अभी बी आर चौधरी जी हैं। ठीक है, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, बी आर चौधरी जिसके हेड है। नेक्स्ट वन इज 1 दिसंबर, बीएसएफ डे। 1 दिसंबर को बीएसएफ डे सेलिब्रेट करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसके हेड अभी है एसएल थोसन, सुजोलाल थोसन जी इसके भी हेड है। ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए, 1-1.5 महीने पहले अपॉइंटमेंट है इनकी, तो आप ये नाम याद रखिएगा। एंड 4 दिसंबर, इंडियन नेवी डे। इसके हेड है आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार जी इंडियन नेवी के हेड है। ओके, तो कंप्लीट हो गया 15 जनवरी इंडियन आर्मी, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 1 दिसंबर बीएसएफ डे, एंड लास्टली 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। ठीक है, 1 दिसंबर को एक डे और सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, जो कि एड्स डे होता है। ठीक है, तो 1 दिसंबर को 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं, बीएसएफ डे एंड एड्स डे। आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये 1 फरवरी कंप्लीट हो गया। 2 फरवरी, 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, इसकी थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे, इसकी थीम भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी क्या है। अगर आप मॉक सॉल्व करते हैं तो आपको मॉक में ये क्वेश्चन दिखते होंगे, या तो थीम पूछी जाती है तो डे पूछा जाता है। आप इस पर स्टार मार्क करके रखिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ तो प्लीज़ उस पर स्टार मार्क करिए। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, तो हम लोग कुछ वेटलैंड डे के बारे में देख लेते हैं। वेटलैंड डे जो है, वेटलैंड डे सेलिब्रेट स्टैब्लिश हुआ था 2 फरवरी 1971, ईरान में स्टैब्लिश हुआ था ये 2 फरवरी 1971। दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग वेटलैंड डे ऑन 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए हम लोग 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली वेटलैंड का मतलब ये होता है कि एक जो दलदली भूमि होती है, दलदली का मतलब ऐसा कि बहुत पानी भी नहीं और बहुत मिट्टी भी नहीं, दोनों का मिक्सचर होता है। कि एक भूमि होती है कि दलदली होती है, मतलब बहुत पानी भी नहीं बह रहा, दलदली भूमि होती है। आपने देखा होगा कहीं दलदल होता है ना, कि हम दलदल में लोग फंस जाते हैं, तो मतलब मिट्टी भी होती है, पानी भी होता है। तो दलदली भूमि को सेव करने के लिए हम लोग ने वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। 1971 में स्टैब्लिश हुआ था ईरान में, बट उस समय जिसमें ये स्टैब्लिश हुआ था, इंडिया इसका मेंबर नहीं था, इंडिया ने इस पर एग्री नहीं किया था। ठीक है, तो अगर ये पूछता है कि इंडिया ने इसको इस पर साइन कब किया था, तो वो 1982, 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने वेटलैंड डे कन्वेंशन पे साइन किया था। ठीक है, स्टैब्लिश के टाइम इंडिया ने साइन नहीं किया था, 1982 में इंडिया इसका मेंबर बना था, इंडिया ने साइन किया था। ठीक है, एंड अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 75 वेटलैंड है। ठीक है,
प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 75 वेटलैंड हो गए, पहले 75 नहीं थे। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है, 75 वर्ष पूरे हो गए हमारी आज़ादी को। तो 75 वर्ष आपने हर जगह देखा होगा क्या, अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर जगह सारी चीज़ें 75 दिख रही थी। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वेटलैंड्स की भी जो नंबर्स है इंडिया में वो 75 हो गए हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 1 फरवरी कंप्लीट हो गया आपका इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, वेटलैंड डे के बारे में आपने सारा देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे वेटलैंड डे, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज 4 फरवरी, 4 फरवरी। ठीक है, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम इस बार की है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, थीम आप याद रखिएगा, पूछी जाती है। एंड वर्ल्ड कैंसर डे, तो अभी आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं 4 फरवरी को, बट जो कैंसर अवेयरनेस डे है वो सेलिब्रेट करते हैं हम 7 नवंबर को। ठीक है, कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, और कैंसर जागरूकता दिवस जो होता है वो 7 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्लोज द केयर गैप। ओके, नेक्स्ट वन इज 7 फरवरी, 7 फरवरी। इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिल म्यूटेशन। ठीक है, इस दिन सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ फॉर फीमेल। तो ये इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि अवेयरनेस डे होता है स्पेशली फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए अवेयरनेस डे होता है। ये यूएन असेंबली जो है, यूएन की असेंबली जो है वो सेलिब्रेट करती है 7 फरवरी को, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में। ठीक, 2003 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से ये सेलिब्रेट करते हैं, अवेयरनेस डे ही है, और यूएन असेंबली से सेलिब्रेट करती है, फॉर फीमेल्स होता है ये। ओके, नेक्स्ट वन इज 7 तक हमने देख लिया। 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 फरवरी इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस। ठीक है, और इस बार इसकी थीम है पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। एंड इस बार मेक श्योर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। इसका रीजन ये है कि इस बार जो बजट प्रेजेंट हुआ था हमारी वित्त मंत्री नीला सीतारमण जी, निर्मला जी के द्वारा, तो उनके जो बजट प्रेजेंट किया था उन्होंने बजट में दलहन के लेकर के काफ़ी कुछ उन्होंने स्कीम्स बताई हैं, काफ़ी चीज़ उन्होंने फोकस किया है, स्पेशली दलहन पे काफ़ी फोकस किया है, बाजरा पे। तो उन्होंने, तो चांसेस हैं कि 10 फरवरी का डे आपसे पूछा जा सकता है कि पल्सेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं या फिर उसकी थीम क्या थी। ये दोनों आप नोट डाउन करेगा। और बजट में उन्होंने ऐसे मेंशन किया था कि श्री अन्न, ठीक है, जो हमारे मोटे अनाज है अब उन्हें श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। श्री अन्न योजना उन्होंने शुरू की थी। तो श्री अन्न के अंदर जैसे बाजरा है, कुटकी है, ज्वार है, ये सारी जितने भी मोटे अनाज होते हैं उन्हें मेंशन किया गया है। आप अपने घर में कई बड़े बुजुर्ग के से बातें सुनते होंगे, बाजरे की रोटी बनती थी पहले, ज्वार की। तो ठीक है, बाजरा, कुटकी, ज्वार जितने भी मोटे अनाज है उन्हें श्री अन्न के अंदर रखा गया है। और इस पे फोकस करने का रीज़न ये है कि ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो श्री अन्न योजना को इस बार बजट में मेंशन किया गया है। और जो 2023 चल रहा है ये बाजरा वर्ष है, बाजरा ईयर। बाजरा ईयर का मतलब क्या होता है कि हर साल यूएन एक ईयर जो होता है ना, किसी को मतलब किसी एक ईयर किसी के नाम से करता है कि हाँ से 2023 जो हमारा बाजरा वर्ष है, अगला साल किसी और वर्ष के नाम से जाना जाएगा। तो उस साल उस अन्न पे, उस चीज़ पे फोकस किया जाता है। तो यूएन ने 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया है। और पल्सेस के बारे में, बाजरा के बारे में या फिर आप मोटे अनाज के बारे में इस बार बजट में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो बाजरा के आप ये जान गए कि हाँ इसलिए पूछा जा सकता है। और आपको जो ऊपर आइकन दिख रहा है उसे मैंने बजट पूरा पढ़ाया है। एग्जाम के पर्पज से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सारा चीज़ इसमें एक्सप्लेन की है। आप उस वीडियो पे क्लिक करके मेरी बजट की वीडियो देख सकते हैं। और उसकी PDF ले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बजट के बारे में आपको पता चल गया। और पल्सेस का बता दिया मैंने, किश्ती अन्न के नाम से इसे जानते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन होता है, इसलिए इस पर फोकस करने के लिए आगे। और नेक्स्ट चीज़ ये कि बाजरा के लिए या फिर मोटे अनाज के लिए मेंशन किया गया था बजट में कि एक एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा जो कि हैदराबाद में खोला जाएगा। एक रिसर्च एक्सीलेंस सेंटर कह सकते हो आप, श्री अन्न के लिए, मोटे अनाज के लिए, जो कि हैदराबाद में है, वो खोला जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना जो कि पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, बट आफ्टर 2 जून 2014 को तेलंगाना ने अपना एक नया स्टेट स्टैब्लिश किया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, उसी दिन वो स्टैब्लिश हुआ था। तेलंगाना के CM है के चंद्रशेखर राव, और वहाँ की जो गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तेलिया रुमाल तेलंगाना का GI टैग मिला है तेलिया रुमाल को। ठीक है,
तो आप ऐसी चीज़ें आप ऐसे रिलेट करते जाओगे ना, तो आपको चीज़ें स्टैटिक भी याद होती जाएंगी और जो करंट अफेयर्स है वो भी याद होता जाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद एक्सीलेंस सेंटर, हैदराबाद मैंने बताया तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना की सीएम के चंद्रशेखर राव, गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। और 2 जून 2014 की स्टैब्लिशमेंट हुई वहाँ की। बथकुम्मा वहाँ का फेस्टिवल होता है, बथकुम्मा काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा गया, बथकुम्मा वहाँ का फेस्टिवल होता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं 11th ऑफ फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी को देखते हैं। 11 फरवरी सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स गर्ल्स इन साइंस। और इस बार इसकी थीम रखी गई है इनोवेट डोमिनिस्ट्रेट इलिवेट, इनोवेट डोमिनिस्ट्रेट इलिवेट। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज विद साइंस डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। साइंस डे अलग है, नेशनल साइंस डे, और ये डे अलग है। ठीक है, नेशनल साइंस डे भी हम बताएंगे आगे, वो भी आएगा, बट ये अलग चीज़ है। और सेम हमें सेलिब्रेट करते हैं सेम डे पे 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस सेलिब्रेट करते हैं 11 फरवरी को ही। इसका ये कह सकते हैं कि यूनानी दिवस सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या था कि ये मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। हकीम अजमल खान जी थे, हकीम अजमल खान, जिन्होंने मतलब इंडिया में यूनानी तरीके से मेडिसिन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, इंडिया में फैलाया था उस चीज़ को। तो उस दिन को हम याद करने के लिए वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, हकीम अजमल खान। ठीक है, इन्होंने यूनानी तरीके से इंडिया में मेडिसिन के बारे में बताया था, इसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज 12 फरवरी, 12 फरवरी। ठीक है, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं 12 फरवरी को। एंड नेक्स्ट वन इज 13 ऑफ फरवरी, 13 फरवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 13 फरवरी, 13 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी थीम इस बार रखी गई है रेडियो एंड पीस, रेडियो एंड पीस। ठीक है, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, आपको पता होगा। थीम भी याद रखिएगा, रेडियो एंड पीस। ठीक है, एंड सेम डे पे सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे अलग होता है, नेशनल अलग होता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को, जो कि 6 दिन बाद है, और ये है नेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, ये सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी को आप सब लोग जानते होंगे, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी यूपी स्टेट की, बट इंडिया की वो फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी जो कि यूपी स्टेट की बनी थी। और यूपी की फर्स्ट फीमेल सीएम भी बनी थी सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जी यूपी की फर्स्ट फीमेल सीएम बनी थी, और यूपी की फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू जी। यूपी जो कि स्टैब्लिश हुआ था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अब लखनऊ जानते होंगे आप। और 24 जनवरी 1950 को यूपी स्टैब्लिश हुआ था। 24 जनवरी से अगले दिन 25 जनवरी को हमारा नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है। उसका रीज़न ये है कि 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए हम लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन उसके जो हेड है भी राजीव कुमार जी उसके हेड है। राजीव कुमार जी, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं सरोजनी नायडू जी पे। ठीक है, सरोजनी नायडू जी जो है वो हमारे देश की जो हमारे 1917 था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था हमारा, वो जो स्टैब्लिश हुआ था हमारा 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम। तो उसका जो सेशन हुआ था कोलकाता का, कानपुर का। ठीक है, 1925 में हमारा कानपुर का सेशन हुआ था, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन ने सरोजनी नायडू जी थी, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिसने इन्होंने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले एक फीमेल ने किया था, एनी बेसेंट जी ने किया था 1917 कोलकाता में किया था उन्होंने। बट अगर इंडियन वुमेन पूछता है तो आप सरोजनी नायडू जी लगाइएगा, जो कि कानपुर में हुआ, जो कि कानपुर में हुआ था 1925 में। ठीक है, और 1917 में मैंने बताया एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट जी ने कोलकाता में किया था। एनी बेसेंट से याद रखिएगा, उनकी पत्रिका थी एक कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ करके उनकी पत्रिका थी एनी बेसेंट जी की, और उन्होंने कोलकाता में 1917 में आईएनसी की अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू जी ने की थी। और सरोजनी नायडू जी के बारे में कह सकते हैं कि जब दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में, महात्मा गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन किया था। तो जब महात्मा गांधी जी उसमें अरेस्ट हो गए थे, तो उनके अरेस्ट होने के बाद जो उसका मोर्चा संभालते हैं या फिर जो उस यात्रा को संभालने के लिए सरोजनी नायडू जी ने उस यात्रा को संभाला था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद सरोजनी नायडू जी उस मोर्चे को संभाला था, दांडी यात्रा को।
और इनकी दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि काफी बार पूछी गई है एग्जाम्स में। फर्स्ट, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी फर्स्ट बुक। एंड एक और है द टाइम ऑफ द ब्लाइंड ऑफ टाइम, द ब्लाइंड ऑफ टाइम करके इनकी बुक है। द बर्ड ऑफ टाइम, सॉरी, द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी बुक है। सरोजिनी नायडू जी की दो बुक, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द बर्ड ऑफ टाइम इनकी बुक है। ठीक है, आई थिंक इतना काफी कुछ मैंने बता दिया सरोजिनी नायडू जी के बारे में, काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और है तो काफी कुछ, बट नेक्स्ट देखते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, काफी टाइम टेकन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाली 17 फरवरी। ठीक है, 17 फरवरी इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम सीआरपीएफ का वेटरन्स डे, सीआरपीएफ वेटरन्स डे। बेसिकली 17 फरवरी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट सेलिब्रेट करते हैं थर्ड फ्राइडे ऑफ फरवरी। ठीक है, फ्राइडे का जो तीसरा फरवरी का जो तीसरा हमारा शुक्रवार आता है, फ्राइडे आता है, उस पर सेलिब्रेट करते हैं। तो बट इस बार का जो फ्राइडे पड़ा था वो 17 फरवरी को पड़ा था, तो इस बार हम लोग सीआरपीएफ वेटरन्स डे 17 फरवरी को सेलिब्रेट किए। नेक्स्ट वन इज 19 ऑफ फरवरी, 19 फरवरी। ठीक है, 19 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो ये एक स्कीम है जो कि 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी राजस्थान से। ठीक है, सॉइल हेल्थ स्कीम है, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से शुरू की गई थी। और बेसिकली इसका पर्पस ये होता है, जैसा कि आप नाम पढ़ रहे होंगे, मृदा स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है तो उनका एक कार्ड बनता है कि हाँ आपके मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कुछ बीमारियां तो नहीं है, तो वो मेंशन करते हैं ना। सेम ऐसे ही होता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में ये होता है कि मतलब जो एक मिट्टी होती है वो किस क्रॉप के लिए सुटेबल है कि नहीं, या फिर उस मिट्टी में ऐसी क्या कमी है, या फिर उसमें ऐसा क्या मिला जाए कि वो प्रॉपरली मतलब अच्छी क्रॉप करे या फिर उस क्रॉप के लिए सुटेबल हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कपास के लिए काली मिट्टी सुटेबल होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसी मिट्टी होंगी आप उसमें कपास लगाओगे तो वो अच्छी फसल हो ही नहीं। तो ये देखते हैं ना कि उस मिट्टी में ऐसी क्या कमी रह गई कि उसमें क्या मिलाना पड़ेगा जिससे वो परफेक्ट हो जाए। तो ऐसे ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड की मतलब देखा जाता है कि मिट्टी किसके लिए, कौन सी मिट्टी किसके लिए परफेक्ट है, उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना था। ओके, देन नेक्स्ट वन इज 20 फरवरी। 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेट हुड डे मनाते हैं 20 फरवरी को, 20 फरवरी को, जो कि इस बार 37 मनाया गया। ठीक है, 37वां मनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में स्टैब्लिश हुए, 20 फरवरी 1987 में ये दोनों स्टैब्लिश हुए। ठीक है, अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर चेंज हुए हैं, इनका नाम है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जी अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 अमेंडमेंट हुआ था, 14वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1962 में हुआ था। तो उससे अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का राज्य बना था। ठीक है, 14वां हमारा हुआ था अमेंडमेंट 1962 में, 14, जिससे अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का राज्य बना था। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, डोनी पोलो एयरपोर्ट अभी अरुणाचल प्रदेश में नया एयरपोर्ट बना है। और यहाँ परशुराम कुंड करके एक फेस्टिवल होता है जो काफी फेमस है, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, परशुराम कुंड फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं, तो दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड सेलिब्रेट करते हैं। एंड मिजोरम के बारे में देखते हैं, तो मिजोरम 1987 में स्टैब्लिश हुआ है, सेम 20 फरवरी को। यहाँ के जो गवर्नर है वो है हरिबाबू खम्बमपति। ठीक है, हरिबाबू खम्बमपति। एंड वन थिंग आप और ऐड कर लीजिएगा कि 14 जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1962 में, इससे हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टैब्लिश हुआ था, हमारे देश का हिस्सा बना था। और 13 जो अमेंडमेंट हुआ था, 13, ये 14वां है, तो 13वां हुआ था 1962 में, वो भी हुआ था, उससे नागालैंड हमारे देश का राज्य बना था। ठीक है, 13 से नागालैंड बना था और 14वें से अरुणाचल प्रदेश बना था। ठीक है, और नागालैंड के जो गवर्नर है वो कौन है, एल.ए. गणेशन। एल.ए. गणेशन जी हमारे नागालैंड के गवर्नर हैं। तो इतनी सारी चीजें आप स्टैटिक मान के चल सकते हैं, आप इसे नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि सिर्फ मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज पढ़ाऊँ, काफी कुछ बताना था, इसलिए मैंने ये वीडियो पोस्ट किया। नेक्स्ट वन इज 20 फरवरी, 20 फरवरी इस दिन सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे अभी जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं वो वीरेंद्र कुमार जी हमारे मिनिस्टर हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर। ठीक है, आप इनका नाम याद रखिएगा, वीरेंद्र कुमार जी हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट वन इट्स 21 फरवरी, 21 फरवरी। ठीक है, इसे सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो आर्टिकल 343 आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, आर्टिकल 343 जो है वो हमारा रिलेटेड है
लैंग्वेज से, मदर लैंग्वेज रीड कर सकते हैं आप, उससे हमारा जो आर्टिकल 343 है वो रिलेटेड है, ठीक है। और अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट की है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, उसकी मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने उसमें सारे पार्ट्स जितने भी शेड्यूल हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मैंने उसमें काफ़ी कुछ बताया है आपको। उसका सेकंड पार्ट भी कुछ दिन में मैं पोस्ट कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे पार्ट्स के बारे में बताए हैं। 25 पार्ट हैं, जितने भी शेड्यूल हैं हमारे, शेड्यूल के बारे में मैंने बताया। 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट्स हैं, 470 आर्टिकल्स हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक बताई हैं उसकी, कैसे कौन सा कब हमारा संविधान सभा स्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन मेंबर थे, कितना खर्च हुआ, कितना टाइम लगा, सब मैंने बताया। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और उसका जो सेकंड पार्ट होगा मैं कुछ दिन में उसको पोस्ट कर दूंगी, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज 24 फरवरी, 24 फरवरी। इस दिन सेलिब्रेट करते हैं सेंट्रल एक्सरसाइज डे। सेंट्रल एक्सरसाइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्सरसाइज डे 24 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज 28 फरवरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी, 28 फरवरी सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं इस दिन हम लोग। और इस बार इसकी थीम रही है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी थीम है। थीम एंड डे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिए। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अब 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने का जो पीछे का रीज़न है वो बस ये है कि इस दिन हमारा रमन इफेक्ट, सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इसी डे पे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इन्होंने 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है। वैसे आप ये मत सोचिएगा कि सीवी रमन जी का बर्थडे था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मतलब से कंफ्यूज होते हैं कि हाँ उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से उन्हें 1930 में नोबेल अवार्ड मिला था फिजिक्स का। सर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला था रमन इफेक्ट के लिए। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी तक कितने इंडियंस हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है और किस एरिया में मिला है, किस सन में मिला है, ठीक है। क्योंकि ये पूछा जाता है कि हाँ जो जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में पूछा जाता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि 1930 लिटरेचर में मिला था। 1913 में साहित्य में इन्हें मिला था नोबेल अवार्ड रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और ये सिर्फ फर्स्ट इंडियन नहीं थे, एशिया के पहले पर्सन थे, एशिया के पूरे एशिया के फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला था 1913 में, ठीक है। 1913 से पहले किसी भी एशिया के किसी पर्सन को नोबेल अवार्ड नहीं मिला था। तो फर्स्ट इंडियन कह सकते हैं, जो कि 1913 में लिटरेचर का इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। सेकेंड वन मैंने बताया भी, सर सीवी रमन 1930 में मिला था फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए नहीं मिला था। एंड थर्ड वन इज हरगोविंद खुराना जी, 1968 मेडिसिन के लिए मिला था, ठीक है। 1968 मेडिसिन के लिए मिला था हरगोविंद खुराना जी को 1968 में मेडिसिन के लिए। फोर्थ देखते हैं मदर टेरेसा को मिला था 1979 पीस के लिए मिला था, शांति के लिए मिला था। आप मदर टेरेसा जी को जानते होंगे, समाज सेवा करती थी, लोगों की हेल्प करती थी ये। तो 1979 मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला था। एंड देन आफ्टर 1979 को जैसे इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था, 1980 को इन्हें भारत रत्न मिला था, ठीक है। 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था, 1979 को उन्हें नोबेल अवार्ड मिला था और 1980 में इन्हें पीस का भारत रत्न मिला था और 1979 को पीस का नोबेल अवार्ड। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नंबर एस चंद्रशेखरन, 1983 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला था। एस चंद्रशेखरन 1983 फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है। अभी तक फिजिक्स के हमारे 2 नोबेल अवार्ड हो चुके हैं, एक सर सीवी रमन को और एक एस चंद्रशेखरन जी को, ठीक है। एंड सिक्स वन इज अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स का मिला था। ये फर्स्ट इकोनॉमिक्स का अवार्ड हमारे इंडिया में जो आया था वो 1998 में ही आया था, इकोनॉमिक्स का अवार्ड। वैसे इकोनॉमिक्स का अवार्ड नोबेल स्टैब्लिश हुआ है 1901, 1901 में स्टैब्लिश हुआ था, बट इकोनॉमिक्स का अवार्ड उसी टाइम से नहीं मिलना शुरू हुआ था। नोबेल अवार्ड वैसे मिलता है 6 फील्ड में, बट जब शुरू हुआ था तब सिर्फ 5 फील्ड में मिलता था। इकोनॉमिक्स का अवार्ड 1968 में ऐड किया गया था, ठीक है। ये मतलब बेसिक्स में नहीं था, 1968 में इकोनॉमिक्स का अवार्ड ऐड किया गया था। फर्स्ट टाइम 1969 में मिला था इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसलिए 1998 में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इंडिया में आया था, अमर्त्य सेन जी ने लाया था। और जो पहला 5वां स्टैब्लिश हुआ था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर, ये 5 फील्ड कह सकते हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर का। ये 1901 में स्टैब्लिश हुआ था। 1968 से नोबेल ऐड किया गया था इकोनॉमिक्स का, 1961 में फर्स्ट टाइम मिला था। अमर्त्य सेन जी को 1998 में इकोनॉमिक्स का मिला था। देन आफ्टर 7 नंबर पे वी रामकृष्णन 2009 में मिला था केमिस्ट्री का, ठीक है। वी रामकृष्णन
2009 में केमिस्ट्री का मिला था। एंड 8 कैलाश सत्यार्थी जी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी 2014 में मिला था इन्हें पीस का, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में पीस का मिला था। बेसिकली ये बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें जो क्या जितना कुछ हो सकता है बच्चों के लिए, फाउंडेशन से जितनी भी चैरिटी वगैरह बच्चों के लिए करते हैं ये। और इनकी काफ़ी सारी बुक भी है, आज़ाद बचपन की ओर करके इनकी बुक है, बच्चों के लिए बुक बेसिकली लिखते हैं, आज़ाद बचपन की ओर इनकी बुक है। और 2014 में जब इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को, सेम टाइम पे सेम ईयर में मलाला यूसुफजई को मिला था, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं। उन्होंने फीमेल्स की, लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ किया था। उन्हें गोली भी लग गई थी, आपने न्यूज़ देखी होगी उस समय, तो जब वहाँ पे अटैक हुआ था, तो लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ पाकिस्तान में किया है, इसलिए उन्हें नोबेल अवार्ड मिला था 2014 में पीस में। और अभी तक के सबसे यंगेस्ट हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है, सबसे यंगेस्ट हैं। उनकी एज आई थिंक अभी शायद 24 या 25 होगी, और 2014 में उन्हें मिला था। तो अभी तक के सबसे यंगेस्ट हैं मलाला यूसुफजई, जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है। उन्हें भी पीस का ही मिला था, ठीक है, याद रखिए उन्हें पीस का मिला था। और मलाला डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई को मलाला डे सेलिब्रेट करते हैं। और उनके ऊपर एक मूवी बनी गई है, गुल मकई उनके ऊपर एक मूवी बनी है। एंड उनकी बुक है आई एम मलाला करके उनकी बुक है। और उनके ऊपर जो मूवी बनी है वो है, क्या नाम, गुल मकई करके मूवी है, पीस का मिला है उन्हें नोबेल अवार्ड। और मलाला करके एक अभी स्कॉलरशिप भी यूएस के द्वारा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, यूएस ने मलाला यूसुफजई पे एक स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल शायद स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप निकाली थी मलाला जी के नाम पे, यूएस ने निकाली थी, ठीक है, आप याद रखिएगा। एंड लास्ट वन इज अभिजीत बनर्जी, 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला है। ये अभी हमारे इंडिया का लास्ट नोबेल अवार्ड है, जो कि 2019 में मिला है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 2 अवार्ड हो गए, एक अमृत सेन जी को मिला था और एक अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में, ठीक है। अभिजीत बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स का मिला था। इनके साथ इनकी वाइफ को भी मिला था, एस्टर डुफ्लो को मिला था, बट वो इंडियन नहीं थी, इसलिए उनका नाम मेंशन नहीं है। एस्टर डुफ्लो इनकी वाइफ को भी सेम टाइम पे मिला था। और अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स थे इंडियन के, तो 2019 में इन्हें इकोनॉमिक्स का मिला था, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि डेट सारे 28 फरवरी लास्ट था, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। और बाकी अगर आपको और सारी चीज़ें, कोई भी आपको टॉपिक चाहिए जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई होप मैं उसे अपना बेस्ट दूंगी आपको, और वो कोशिश करूँगी कि ट्रिक के साथ दूँ, ताकि आपको बहुत ईजिली चीज़ें कनेक्ट हो जाएँ। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी फोक डांस पे, आर्ट एंड कल्चर ही कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी एसएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं और सीजीएसएल के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उस चीज़ को पॉइंट करके मैंने बनाया था। उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। सारे स्टेट्स के मैंने पॉइंट वाइज मैंने रखे हैं वहाँ पे फोक डांस, मैंने बजट भी पढ़ाया है, तो सारी लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप सारी वीडियोस देखिएगा। और थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।